हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1 किया था पीवाईक्यू का। आज हम क्लास 2 करेंगे। इसमें हम 25 क्वेश्चन दोबारा से करेंगे पीवाईक्यू के नेक्स्ट। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज: सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो कह रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो फॉर्म करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को किस किस बेसिस पर। तो सॉइल फॉर्मेशन सही है, प्रिवेंशन करता है सॉइल इरोजन को, ये भी सही है, रिसाइकिल करता है हमारे वेस्ट को, ये भी सही है, और पॉलिनेशन करता है क्रॉप्स को, ये भी सही है। तो इसमें चारों ही होंगे 1 2 3 4। Which of the following is not a site of or in situ method of conservation of flora? पहली बात तो इन situ और ex situ होता क्या है। ex situ मान लो कोई स्पीसीज का हैबिटेट एक्स प्लेस पर है और उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं वाई प्लेस पर जाकर, तो उसको बोलते हैं एक्स सितु। और इन सितु क्या होता है कि उसका एक्स प्लेस पर ये हैबिटेट है और उसी जगह पर हमने उसको प्रिजर्व कर लिया, कंजर्व कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं इन सितु। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सी साइट नहीं है इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन फ्लोरा का। बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सितु है, नेशनल पार्क इन सितु है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सितु है, पर बॉटनिकल गार्डन जो है वो इन सितु नहीं है, वो एक्स सितु है। क्योंकि क्या करते हैं ना, बॉटनिकल गार्डन हम एक जगह बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की फ्लोरा को लाकर हम वहाँ पर कंजर्व करते हैं, तो इसलिए बॉटनिकल गार्डन जो है हमारा वो एक्स सितु मेथड है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज। हाउ डू मैंग्रोव फंक्शन एज अ सेफली हेज। तो उन्होंने कहा कि 2004 की सुनामी आई थी ना, उस टाइम पे लोगों को रियलाइज़ हुआ था कि मैंग्रोव जो है ना वो एक तरीके से सेफ्टी हेज का काम करता है, जो भी कोस्टल कैलेमिटीज़ आती हैं, कोस्टल रीजन में कोई कैलेमिटीज़ आ रही है तो उसके लिए। तो ये कैसे प्रूफ हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। द मैंग्रोव स्वैम सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन द पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर आउट, नहीं है। मैंग्रोव प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी, ये भी नहीं है। मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। जो मैंग्रोव की रूट्स होती हैं ना मैंग्रोव ट्रीज़ की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर बहुत एक्स्ट्रा वो आता है ना, कोई क्लैमिटीज़ भी आती है, तो वो स्टॉर्म की वजह से अपरूट नहीं होती है, ट्रीज उखड़ती नहीं, गिरती नहीं है, क्योंकि उनका रूट जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, द रेड डेटा बुक पब्लिश द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन लिस्ट ऑफ। इसमें किन IUCN जो रेड डेटा बुक है ना IUCN की, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नहीं, ये नहीं आएगा। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आती हैं। प्रोटेक्टेड साइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन वेरियस कंट्रीज, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 1 and 3, 2 ओनली, 2 and 3, 3 ओनली, तो आंसर होगा 2 ओनली। सिर्फ थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीसीज आती हैं रेड डेटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर देन लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड, सही बात है। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड, ये भी सही है। जैसे हम माउंटेन ग्रेडियंट पर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है नॉर्मली हमारी वो ग्रेटर हो जाती है लोअर एल्टीट्यूड पर हायर एल्टीट्यूड की कंपेरिजन में। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स: इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट 1957, कस्टम एक्ट 1962, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैव रिलीवेंस टू बेयरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो चारों ही एक्ट का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में रिलीवेंस है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3 and 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर। वो कैसे हेल्प करता है इंडियन एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने में। NBA चेक द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। NBA डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा कि एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA। तो इसमें ऑप्शन 1 and 3 होगा। जो सेकंड ऑप्शन है ना कि वो चेक करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह को, वो नहीं होगा, रिसर्च का पार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 वॉज इनेक्टेड कॉन्सोनेंस with the which of the following provisions of the Constitution of India: right to healthy environment constructed as a part of
राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये सही है क्योंकि जो ये कंजर्वेशन था ना, जो हमारा क्या बोलते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट को, हेल्दी एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ का पार्ट बना दिया गया है कि हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना हमारा राइट टू लाइफ है। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 275(1). ये गलत है। पावर ऑफ फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल 243A, ये भी गलत है। तो उसमें आंसर होगा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड, हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री? पार्ट ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, सही है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विद एडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर will be met by adopting appropriate technologies that allow for the use of ocean water, ये भी ठीक है। All the rivers of Himalayan origin will be linked to the river of peninsular India, ये गलत है क्योंकि सभी हिमालय रिवर को हम क्यों लिंक करेंगे, तो थर्ड गलत हो जाएगा। द एक्सपेंशन इनकर्ड बाय फार्मर्स फॉर डिगिंग बोरवेल एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर पम्प सेट टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कम्प्लीटली रिम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। जो भी इंडिया में पावर क्राइसिस हो रहा है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम बायोमास गैसिफिकेशन करें तो ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा हमारे पास में। इस कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल और राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। तो ये सही बात है, हम कोकोनट शेल का यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड शेल का यूज़ कर सकते हैं, राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। The combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only, ये गलत है, मीथेन भी तो होती है, तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines, ये भी गलत है। डायरेक्ट हीट जनरेशन में उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन बट इन इंटरनल कम्बशन इंजन उसमें भी शायद कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट ओनली। The acidification of ocean is increasing. Why is this phenomena a cause of concern? जो ओशन का एसिडिफिकेशन है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या कॉज ऑफ कंसर्न होगा? ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्शियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, सही बात है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल लीफ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये भी सही बात है। द सर्वाइवल ऑफ सब एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये भी सही है। द क्लाउड सीडिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी अफेक्टेड, एडवर्सली अफेक्टेड, ये नहीं होगा। क्लाउड सीडिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है यहाँ से, तो इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। अगर हम अमाउंट को इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में तो वो स्लोली रेज करेगा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, बिकॉज क्योंकि कि ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, अल्ट्रावायलेट ऑफ द एयर रिटेन इट्स हीट, the ultraviolet part of the solar radiation, all the solar radiation, the infrared part of the solar radiation। तो इसका ऑप्शन होगा डी, जो infrared part होता है सोलर रेडिएशन को उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर हमारा कहाँ पर है, कर्नाटका में, टाइगर रिजर्व है। मानस कहाँ पर है, आसाम में, ये भी टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। लेकिन जो भितरकनिका है ना वो टाइगर रिजर्व नहीं है। भितरकनिका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा में, और ये किस लिए फेमस है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज़ द बायोमास। बायोस्फीयर रिजर्व में उनको अलाउ होता है, नेशनल पार्क में लोकल पीपल्स नहीं अलाउड होते हैं। वेटलैंड डिक्लेरेंट रामसर कन्वेंशन उसमें भी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। जो नेशनल पार्क है ना वो सबसे कोर एरिया होता है और वो मतलब मोस्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर लोकल्स भी अलाउड नहीं होता है वहाँ पर एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड डस, कश्मीरी स्टैग, चीतल, ब्लू बुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लिपर्ड, स्वैम्प डियर, रेसेस मंकी, सारस क्रेन, लॉयन टेल मकाओ, ब्लू बुल, हनुमान लंगूर एंड चीतल। तो इसका आंसर आएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो है हमारा एंडेंजर्ड में आता है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मोस्टली कहाँ मिलता है, थार डेजर्ट में। उसके बाद मस्क डियर है हमारा, रेड पांडा है और एशियाटिक वाइल्ड डस है। नेक्स्ट है हमारा मिलेनियन इकोसिस्टम असेसमेंट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम, सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग एंड कल्चरल।
विच आर द फॉलोइंग सपोर्टिंग सर्विसेज में से कौन सी सपोर्टिंग सर्विसेज होंगी? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इसका ऑप्शन होगा सी, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स, ऑरिक्स एंड चीरू? क्या डिफरेंस है एंटीलोप्स ऑरिक्स के बीच में और चीरू के बीच में? जो ऑरिक्स होता है ना वो लीव करता है हॉट और एरिड एरियाज में, जबकि चीरू जो है वो लीव करता है जो भी हमारे सेमी एरिड एरियाज होते हैं या स्टेपीज ग्रासलैंड में। तो इसका ऑप्शन होगा ए ही होगा इसका ऑप्शन। Oryx is adapted to live in hot and arid areas, whereas Chiru to adapted to live in steppes and semi-desert areas in cold high mountains. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया? इसमें से क्या थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए जोग्राफिकल एरिया में? ग्लोबल वार्मिंग है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट ये भी होगा, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज ये भी होगा, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरिज्म नहीं होगा क्योंकि इसको तो और बायोडाइवर्सिटी हमारी अच्छी होगी। तो फोर्थ अलग गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन होगा 1, 2, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस: काउंटर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल? देखो जो हमारी सॉइल होती है ना उसके अंदर भी कार्बन स्टोर होता है, तो अगर हम हल्का सा भी सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो एटमॉस्फेयर में जाता है। तो काउंटर बाइंडिंग इसका पार्ट नहीं होगा, रिले क्रॉपिंग भी नहीं होगा, पर जीरो टिलेज, अगर जीरो टिलेज है हम बिल्कुल भी सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जरा से भी टिलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा पूरा का पूरा कार्बन जो है ना वो कैप्चर रहेगा सॉइल के अंदर और वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड ओनली। What would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? The ocean as a carbon sink would adversely affected, सही बात है। The food chain in the ocean will be adversely affected, ये भी सही बात है क्योंकि क्या बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन उनको फिश खाती है तो फिर जितनी भी हमारी फिश है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स एगो आर रेयरली, हाँ तो हम लोग कहाँ पर है, वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स एगो आर रेयरली सीन नाउ डेज, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू। जो वल्चर है ना बहुत ही कॉमन थी लेकिन आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलती है, इसका रीज़न क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्टिंग साइट्स बाय न्यू इन्वेजिव स्पीसीज, द ड्रग यूज्ड बाय कैटल ऑनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज्ड कैटल, स्कैरसिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू डेम, अ वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट एंड फैटल डिसीज अमंग देम। देखो जो हमारे वल्चर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकी मैटर खाते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं जो कैटल ऑनर्स होते हैं ना वो कैटल को ट्रीट करने के लिए उन जो वो यूज़ करते थे डिक्लोफिनेक, आई थिंक, हाँ डिक्लोफिनेक नाम था उस ड्रग का, तो उसको वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और उसकी वजह से क्या होता था जब वो मर जाते थे ना तो जब वल्चर्स उनको खाते थे तो उससे वल्चर्स की डेथ हो जाती थी, तो इस वजह से बहुत सारे वल्चर स्पीसीज जो हैं वो फिर ख़त्म होती चली गई हैं, बहुत ही रेयर बची हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ऑनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज्ड कैटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर ऑफ देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लेड, प्लूटोनियम। तो एक बार याद रखना जो प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको हम लोग अपने उसमें यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस उसके पार्ट्स वगैरह में। तो 7 को एलिमिनेट करते हैं, तो 7 को जैसे हम एलिमिनेट करते हैं हमें ऑप्शन बी अपने आप मिला था, इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 5, 6, यानी कि हम हेप्टाक्लोर को नहीं यूज़ करते, प्लूटोनियम को नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A food chain illustrated the order in which a chain of organisms feed upon each other. Food chain are found within पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज में नहीं होता है, वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में मिलता है, तो यहाँ पर सेकंड का तो जाएगा। और फूड चेन इल्लस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर इटन बाय अदर्स, ये भी गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट ओनली होगा कि जो फूड चेन है वो एक ऑर्डर होता है जिसमें चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर कैसे फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, Which of the following state is lion tail macaw found in its natural habitat? तमिलनाडु में मिलता है lion tail macaw, केरला में भी मिलता है और कर्नाटका में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 ओनली। और lion tail macaw जो है IUCN के स्टेटस के हिसाब से क्या है, एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, Which of the following term describe not only the physical space occupied by organisms but also its functional role in
कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोटोन इकोलॉजिकल नीश, हैबिटेट और होम रेंज। तो इसका आंसर क्या आएगा? इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या होता है? जो एक पर्सन है उसका स्पेसिफिक हैबिटेट होता है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन, उसी के हिसाब से उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी को बोलते हैं नीश। तो इसका आंसर जाएगा इकोलॉजिकल नीश। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम आज करते हैं, 51 से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।